हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश प्रताप सिंह सर, जो कि करंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। इन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया है आईआईटी गुवाहाटी से 2010 में। इनकी पोस्टडॉक हुई थी आईएसआई कोलकाता से। इनके पास टीचिंग की एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, अभी तक आप काउंट कर सकते हैं। इनका रिसर्च एरिया फाइनाइट फील्ड क्रिप्टोग्राफी है। इन्होंने 3 पीएचडी कंप्लीट करवा चुका है अपने सुपरविजन में। दो करेंटली इनके अंडर में पीएचडी स्कॉलर हैं। तो इनसे हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, लाइक कि बीएससी एमएससी के बच्चे को जो ये पढ़ाते हैं या जब पढ़ते हैं बच्चे तो क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या कमी है उनके अंदर में। नेट गेट की प्रिपरेशन में लोग इतना डिले क्यों कर देते हैं, एमएससी ड्यूरेशन में क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। पीएचडी में स्कॉलर का रोल क्या होता है, सुपरवाइजर का रोल क्या होता है, दोनों में आपस में क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। टीचिंग में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आज के डेट में, और भी बहुत सारे इनकी जर्नी से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वेरी वेरी वार्म वेलकम सर टू आवर चैनल। थैंक यू अनीस, इनवाइट करने के लिए और मौका दिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। सो सर, आपकी प्रोफेशनल जर्नी से स्टार्ट करूंगा मैं कि आपकी प्रोफेशनल की ये जो जर्नी है, प्रोफेसर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपने डिसाइड किया इस लाइन में जाना है, पहले से ही सोचा था, टीचिंग में इंटरेस्ट कैसे जगी। एक्चुअली ये तो ठीक है। जो इंट्रोडक्शन की आईआईटी से पीएचडी, फिर आईएसआई से पोस्ट डॉक और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब। तो ये तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ब्रिलियंट या अच्छा स्टूडेंट होगा जो आसानी से ये सारी चीजें कर लिया। यस। तो लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी है। वो यस शायद सर। स्टूडेंट्स को, मुझे लगता है, मैं बताता भी हूँ और वो जानना जरूरी भी है, क्योंकि स्टूडेंट सोचता है कि कभी कभी अपने आप को बहुत कम करके आंकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। यस तो सर। वो इसलिए मैं उसको शेयर करना जरूरी है। हम्म। मैं बेसिकली बरेली के पास मेरा गांव है, तो मैं हम्म। वहाँ से हूँ। हम्म। और मैं एक्चुअली जो स्टार्ट में पढ़ाई लिखाई मैंने स्टार्ट की गांव से ही की है। मेरा जो क्लास 1 to 8 जो है, मैं गांव से ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ। हम्म। और मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था कभी भी। मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ थ्रू आउट। आप एमएससी तक मेरा रिकॉर्ड देखेंगे। ओके। तो हाई स्कूल में एक्चुअली आप अगर परसेंटेज की बात करोगे तो मेरी 48.5 परसेंटेज है, और मैथमेटिक्स में मेरा 48% है। आप अगर ट्वेल्थ की बात करेंगे तो 53% मार्क्स हैं मेरे। और एमएससी में हाँ जरूर फर्स्ट है, लेकिन मुझे जस्ट 62%। हम्म। तो अब ये रिकॉर्ड के हिसाब से तो बिल्कुल ये बिलो करियर चूज एवरेज स्टूडेंट करना हूँ मैं। नहीं, कोई चूज नहीं करेगा थोड़ा। हाँ। हम्म। तो एक्चुअली दिक्कत ये होती है, अगर हमारे मार्क्स नहीं आए, हमारे मार्क्स कम नहीं आए, तो इसका तो साफ मतलब ये है कि हमारी तैयारी उस समय ठीक से नहीं थी। हम्म। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि स्टूडेंट कमजोर है। दो अलग अलग चीजें हैं एक्चुअली। आपकी तैयारी नहीं है, आपके मार्क्स कम आ जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट या जो समाज जो एक टैग लगाता है कि ये कमजोर स्टूडेंट है, ठीक है ना, वो ये दो अलग अलग चीजें। ऐसा है नहीं है कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो स्टूडेंट कमजोर होगा, ये ये बिल्कुल जरूरी नहीं। कहना ठीक नहीं है। हम्म। हाँ, उसकी तैयारी नहीं थी उस समय ठीक। हम्म। उसकी तैयारी नहीं थी, उसने एग्जाम अच्छे से नहीं कर पाया, उसके मार्क्स कम आए। तो एक तो ये है। और अगर आज तैयारी नहीं है किसी की हाई स्कूल में या इंटर में, तो आगे 5 साल बाद भी वो अच्छे से हाई स्कूल इंटर को तैयार नहीं कर सकता है। ये तो जरूरी नहीं। ये तो जरूरी नहीं है, वो बाद में पढ़ लेगा। मैंने बाद में पढ़ा। तो मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने एमएससी के बाद जब मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने ट्वेल्थ क्लास से दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने ट्वेल्थ को दोबारा पढ़ा, बीएससी को भी दोबारा पढ़ा। एक्चुअली मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था
कुछ बच्चों को, जब मैं बीएससी थर्ड ईयर में था, हम्म, तो उन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने बीएससी को दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने जो मैथमेटिक्स सीखी है सबसे ज़्यादा वो पढ़ाने के दौरान ही सीखी है, स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते। हम्म, चाहे मैं जब स्टूडेंट था बीएससी एमएससी में, तब भी मैं मैथ्स पढ़ाता था, तो पढ़ाने के दौरान सीखता था। आज भी मैं पढ़ाते पढ़ाते सबसे ज़्यादा सीखता हूँ। यस, तो ये मैं शॉर्ट में एक बार बताया अपने बारे में। यस सर। ये हाँ काफी अच्छी है, मतलब मुझे भी एहसास होता है कि कोई चीज को सीखना है तो उसको आप किसी को पढ़ाइए। लाइक कुछ बच्चे मिलते हैं उनको टीचिंग कीजिए, जिससे अच्छा से आप भी सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। तो जैसे आपकी जर्नी में ऐसे। होगी, मैं बताता रहूँगा। तो सर जैसे आप कहाँ से बीएससी सीखी है। एमएससी के बच्चों को क्लास लेते हैं, तो आज के बच्चों में कुछ हाँ, कमी दिखती है, कुछ ज्यादा वीकनेस, कुछ जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं, क्या गलतियां करते हैं लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो। एक्चुअली मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि मैथमेटिक्स को खुद करना, सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, और प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना। एक्चुअली हम्म, स्टूडेंट्स बस आजकल थोड़ा ये गलतियां करते हैं कि प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने के बजाय या तो वो टीचर से ही सारी प्रॉब्लम कराना चाहते हैं, हम्म, या फिर अगर उनको असाइनमेंट में दो तो फिर वो कहीं से सलूशन ढूंढ लेंगे। हम्म, आजकल सलूशन मिलना तो बहुत आसान है। यस सर। चैट जीपीटी, एआई वगैरह सब आराम हम्म, से सलूशन दे देंगे। तो ये तो ठीक है, आप सलूशन आपने लिख दिया, समझ भी लिया, ठीक है, समझ में भी आ गया आपको, सलूशन आपने कर दिया। लेकिन इससे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होने वाला है एक्चुअली। डेवलपमेंट अगर मैथमेटिक्स में अच्छा चाहिए तो आप खुद कोशिश करें प्रॉब्लम सॉल्व करने की। हम्म, अगर कोई एक दिन लगाएगा एक प्रॉब्लम में, और जो सोचेगा और अगले दिन जब उसको सॉल्व करेगा, तो जो ये सीखेगा ये कुछ अलग होगा। बिल्कुल। हम लोगों के टाइम पे ये, आप एक तरह से मुझे लगता है ये बड़ा फायदा ही था कि हम्म, सलूशन कहीं नहीं मिलते थे हम। हम्म, उन दिनों कोई एआई चैट जीपीटी नहीं था, गूगल जैसा ऐसा कोई चीज उन दिनों नहीं थी ज्यादा यूज में। और हम लोगों को जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती थी, और दूसरा ये था कि कोई बताने वाला भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई किसी से पूछ लो प्रॉब्लम तो वो कर देगा। तो एक ही तरीका तरीका था कि उनको बैठ के खुद सोचो और खुद सॉल्व करो। तो ये एक्चुअली जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी, मैं यस। जब बीएससी में था थर्ड ईयर में, तो पहली बार मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर को पढ़ाया था। तो और बाद में जब मैं एमएससी में गया, एमएससी मैंने कर ली, तो हम्म, एमएससी के बाद भी मैंने नंबर थ्योरी, एमएससी में होता था एक हम लोग के पेपर इलेक्टिव में होता था वहाँ नंबर थ्योरी। यस। तो वो मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। हम्म, तो उन दिनों वो बुक वहाँ पे चलती थी, डेविड एम बर्टन, हम्म, जो काफ़ी अच्छी बुक है आज भी। हम्म, तो उससे बच्चे पढ़ते थे, और उसकी एक्सरसाइज में जो है बहुत प्रॉब्लम होती थी उन दिनों, आज भी प्रॉब्लम्स हैं, और काफ़ी हम्म, अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। हम्म, अगर आप बेसिक लेवल पे ही सही, लेकिन प्रॉब्लम्स अच्छी हैं काफ़ी। उन दिनों उनका सोल्यूशन कहीं अवेलेबल नहीं था। आज तो मिल जाएगा। और क्योंकि जब मैं एज ए पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो टीचर हो गया ना, तो स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम मेरे से पूछ सकता है। यस। वो स्टूडेंट पूछते भी थे प्रॉब्लम्स। तो मेरे पास एक ही रास्ता था, क्योंकि मैंने एमएससी में नंबर थ्योरी ठीक से नहीं पढ़ी थी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी थी। लेकिन जब मैंने पढ़ाया तो मैंने ठीक से पढ़ना स्टार्ट किया, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो आप सोच सकते हैं ना कि एक ऐसा बिलो एवरेज स्टूडेंट यस, जिसने कभी मैथमेटिक्स को ठीक से नहीं किया, वो अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले गया। यस। तो ये तो तभी हुआ ना जब मैं कोशिश किया गया उनको सॉल्व करने की। मतलब मेरा मार्क्स काफी खराब है, अगर आप मार्क्स की बात करोगे, नंबर थ्री मैंने एमएससी में लिया है, आप मार्क्स देखोगे तो मार्क्स बहुत खराब है। 48% मार्क्स हैं शायद मेरे। मैंने नंबर थ्री नहीं पढ़ी एमएससी में।
तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब मार्क्स खराब हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं थी। लेकिन आगे आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं, ये मान लेना ठीक नहीं है। यस। तो लेकिन जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। हाँ, थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था कि कोई ऐसे बताने वाला नहीं था, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नहीं था, कहीं पे सोल्यूशन अवेलेबल नहीं थे। मैं खुद बैठ के सोचता था यस। और उनको सॉल्व करता था, बार बार कॉन्सेप्ट पढ़ता था, बार बार बुक पढ़ता था। तो अब ये मुझे लगता है मेरा डेवलपमेंट ऐसे ही हुआ है, मेरी ओके। मैथमेटिक्स का। ओके। तो ये शायद हर स्टूडेंट कर सकता है आज भी अगर चाहे। तो हम्म। मैं बोलता हूँ कि एक अच्छी बुक फॉलो करो और उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करो। बिल्कुल। अगर आपने देखा होगा कि मैं पढ़ाता हूँ तो बुक फॉलो करता हूँ और उसकी एक्सरसाइज हम्म। मैं कोशिश करता हूँ करवाऊँ। स्टूडेंट से बोलता हूँ कि आप करो, सॉल्व करो एक्सरसाइज, सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करो। तो यस सर। यही एक तरीका है मैथमेटिक्स सीखने का। बीएससी एमएससी के बच्चे बुक के एक्सरसाइज कम लगाते हैं, जिस तरह से हम लोग 11 12 तक एक्सरसाइज लगाते आते हैं, वो हाँ हाँ। हम लोग बीएससी एमएससी में नहीं करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपको पता चला, एहसास हो गया, आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने मेरे अंदर कमी है, मार्क्स कम आ रहे हैं, मैंने कोशिश नहीं किया, मुझे पता है इसलिए नहीं आ रहा है। फिर आपने कोशिश किया, फिर फाइट करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन से लड़ना स्टार्ट किया, टाइम देना स्टार्ट किया, फिर ये चीज़ें हुई। तो ये बच्चे आज के डेट में नहीं करते कहीं ना कहीं, इस वजह से उन्हें बहुत जल्दी में जस्ट सीखना है, या फिर उसका रिजल्ट जल्दी चाहिए, बट उसके प्रोसेस क्या है, जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे रिजल्ट कहाँ से आएगा, वो चीज़ है। जैसे कि सर आपसे बिल्कुल मैं ऑफ शॉर्टकट कैमरा में। बात कर ऑफ कैमरा बात कर रहा था। तो सर आपने हम लोग बुक की बात किया, कि बुक जैसे आपने बताया डेविड बर्टन, नंबर थ्योरी, उसी तरह से बुक्स का रोल तो है ही। स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं? जैसे मैं आपसे बात किया तो आपने बोला कि फॉरेन ऑथर की जो बुक होती है उसमें मुझे एक बात काफी अच्छी लगी, आपने बोला कि उसमें एक मोटिवेशन भी होता है, लिटरेचर टाइप की होती है, एक इंटरेस्ट इंटरेस्ट बनेगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि रियल एनालिसिस के लिए इसके मापा पढ़ना चाहिए, तो उसी तरह आप बोलते हैं कि सर हाँ बाटले अच्छी बुक है, रूडीन अच्छी बुक है। तो इसके बारे में कुछ सर आप अपना विचार दीजिए बस। नहीं, पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि ये फॉरेन ऑथर ऐसे बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया के ऑथर्स भी हैं जो बहुत अच्छी किताबें लिखे हैं। यस। तो बस हमको ये देखना है कि वो बुक अच्छी है या नहीं है। तो इस तरह से कैटेगरी में डिवाइड नहीं करेंगे कि फॉरेन ऑथर है तो अच्छा ही होगा। अभी आपको बहुत सारे फॉरेन ऑथर मिलेंगे जो खराब बुक लिखे होंगे। यस। तो मैं अच्छी किताब की बात कर रहा हूँ। वो हमारे इंडिया के ऑथर भी हैं, इंडिया के बाहर के ऑथर भी हैं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि फॉरेन ऑथर होगा तो उनकी किताब अच्छी होगी। ओके। तो नहीं भी अच्छी हो सकती है। इसके मापा इवन और ऐसे बाटले की बात करें, मापा में हाँ हाँ। एनालिसिस में, हाँ। मापा को मैंने नहीं पढ़ा है एक्चुअली। हम्म। मैंने रियल एनालिसिस बटले से पढ़ाया है हमेशा, बीएससी को। तो मापा के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि वो भी अच्छी किताब है, उससे भी पढ़ते हैं स्टूडेंट, पढ़ाते भी हैं टीचर लोग। लेकिन मैं क्योंकि बर्टले आईआईटी में, एक्चुअली आईआईटी गुवाहाटी में जब बीटेक स्टूडेंट को हम लोग पढ़ाते थे वहाँ पे, तो बर्टले से बर्ट रियल एनालिसिस की बुक फॉलो करते थे वहाँ पे सब लोग। यस। तो मैंने उसी को फॉलो करके ट्यूटोरियल क्लास लेता था आईआईटी गुवाहाटी में। तो मैंने वही यहाँ पे पढ़ाया, बीएससी को जब मैं पढ़ाता हूँ तो वही फॉलो करता हूँ। इवन एमएससी को भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो डायरेक्ट मैट्रिक स्पेस की बजाय मैं रियल लाइन से पढ़ाता हूँ, पहले बर्टले से बर्ट से ही स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। तो ये है मतलब। तो हाँ, और कुछ सर तो उसके बारे में यही जानकारी हाँ, है। रियल यस। एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये सब में बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स कुछ रिकमेंड कर सकते हैं? बुक्स तो आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी और बहुत सारी किताबें हैं एक्चुअली। पहले अगर आज से 20 25 साल पहले की बात करोगे, 25 ईयर, तो कम बुक अवेलेबल थी और स्टैंडर्ड और अच्छी बुक कम अवेलेबल थी एक्चुअली। और हम्म। वही बुक अवेलेबल थी। आज की डेट में बहुत सारी नई किताबें आ गई हैं हर सब्जेक्ट पे। और तो आजकल चॉइस काफ़ी है। जो हम्म। पुरानी किताबों की बात करोगे तो पहले
अगर थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा एडवांस पढ़ना है तो हम हॉफमैन कुंजी को फॉलो करते थे। हम्म। हॉफमैन कुंजी तो दोनों ही है, बीएससी लेवल पे भी है और एमएससी दोनों लेवल पे है। और लेकिन आज की डेट में और भी अच्छी किताबें हैं, जो हो सकता है मैं नहीं जान रहा हूँ उनके बारे में, नई नई किताबें हम्म। आई हैं, उनको भी एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पुरानी और वही किताबों पे आप हम्म। फोकस करें, और किताबें भी देख सकते हैं। तो ऐसा जो पहले रूडीन ही ज्यादा रियल एनालिसिस में होती थी, स्टैंडर्ड बुक, आजकल और भी रियल एनालिसिस की बुक हैं जो बहुत अच्छी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी ज्यादा डिटेल में बुक्स पे बताने की शायद जरूरत नहीं है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है यस। आज की डेट में। यस। बस देखना है एक बार, फैकल्टी कोई हो उनसे भी कंसल्ट करने की जरूरत है स्टूडेंट को कि हम्म। कौन सी बुक से पढ़ना ठीक रहेगा अभी। यस। तब हाँ हाँ बीएससी एमएससी के बच्चे जो होते हैं उनको करियर को लेके काफी कंफ्यूजन होती है, क्लैरिटी नहीं होती क्या चूज करें, किस लाइन में जाएं। बहुत सारे ऑप्शंस है ग्रेजुएशन डिग्री पे, स्कोप हम्म, काफी है, मास्टर डिग्री पे भी स्कोप है। तो वो हाँ क्लैरिटी नहीं हाँ होती या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये चूज कर रहे हैं इसमें अच्छा हो ही जाएगा, इसके चलते थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उसके बारे में कैसे तो वो लोग सही करें? हाँ हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जानकारी का थोड़ा सा अभाव है, खास तौर से मैथमेटिक्स के लिए, कि मैथमेटिक्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये हम्म। अभी शायद स्टूडेंट नहीं जानते हैं। अच्छी जगह जो अपनी एजुकेशन ले रहे हैं वो लोग फिर भी जानते हैं, लेकिन जो थोड़ा इंटीरियर में है उन लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। तो ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं इस पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा डिटेल में। यस सर। कि अपॉर्चुनिटीज बीएससी एमएससी के बाद, एक्चुअली ऐसा अभी तक जनरली माना जाता है कि हम अगर बीएससी और उसके बाद एमएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो हम टीचिंग लाइन में जाएंगे, पीएचडी करेंगे और टीचिंग लाइन में जाएंगे। यस। ऐसा ऐसा माना जा रहा है, माना जाता था पहले भी और शायद अभी भी ऐसा ही माना जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है एक्चुअली। हम्म। एमएससी मैथमेटिक्स करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको टीचिंग लाइन में ही जाना है। यस। एमएससी मैथमेटिक्स करके आपको बहुत सारी डायरेक्शन ओपन हो जाती हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। यस सर जरूर। अगर देखो आजकल जो, एक तो सबसे अच्छी चीज ये हुई है पिछले कुछ सालों में, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, कि आपको मालूम होगा कि एनपीटीईएल स्वयं कोर्सेज हम्म। डेवलप किए गए हैं। हम्म। तो जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज हैं, उनके कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं पूरे, हम्म। वो फ्रीली अवेलेबल हैं, कोई भी पढ़ सकता है उनको, हम्म। कोई उसके लिए फीस देने की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए। हाँ, हम्म। अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए, एग्जाम हाँ। देना है, तो एग्जामिनेशन फी होगी, और वो हम्म। भी बहुत कम है, कोई हम्म। भी उतना फी दे सकता है, हम्म। बहुत नॉमिनल फी है। तो ये अब इस कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, अगर आप देखोगे एनपीटीईएल स्वयं पोर्टल पे, तो आपको मैथमेटिक्स के लगभग लगभग सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, हम्म। बहुत अच्छे अच्छे। आपको कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको स्टैटिस्टिक्स के कोर्सेज मिल जाएंगे अवेलेबल। तो अगर देखो एक तरीका ये होता है, अगर एमएससी मैथमेटिक्स के बाद कोई इंडस्ट्री में जाना चाहता है, हम्म। टीचिंग लाइन में नहीं जाना हम्म। चाहता है, तो हम्म। एक तरीका ये होता है कि वो एमएससी मैथमेटिक्स करेगा और हम्म। उसके बाद एमटेक करेगा। हम्म। बहुत सारी आईआईटीज जो हैं एमएससी मैथमेटिक्स को एमटेक कराती हैं, एनआईटीज भी कराती हैं। यस। हाँ, तो एमटेक में जो ट्रेनिंग होती है वो मेनली जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है एमएससी तक, उसका एप्लीकेशन इंडस्ट्री में कैसे होगा, यही सिखाया जाता है। यस। और जब हम वो एप्लीकेशन सीख जाते हैं तो हम इंडस्ट्री के लिए तैयार हो जाते हैं, हम इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंडस्ट्री में जाके। ठीक है ना? तो जनरली जो एमटेक मैथमेटिक्स वालों को कराते हैं वो उस तरह के कोर्सेज होते हैं, जैसे एमटेक इन इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इस तरह यस। के सब्जेक्ट में, जहाँ पे एम। मैथमेटिक्स का ही यूज ज़्यादा है।
यस, ठीक है ना। एमटेक इन एआई भी होने लगा है सर, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा, हाँ, उसमें भी होने डेटा लगा साइंस एंड एआई वगैरह पे एमटेक होंगे, है। यस। इस तरह से। तो अगर आप इनकी बात करो, एमटेक इन इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो इनमें जो कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे एक्चुअली, कुछ तो प्योर मैथमेटिक्स के कोर्सेज होंगे, हम्म। कुछ जैसे लीनियर अलजेब्रा होगा, नंबर थ्योरी, फंक्शनल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप के कोर्सेज होंगे। हम्म। कुछ कोर्सेज जो हैं स्टैटिस्टिक्स के होंगे, हम्म। और कुछ कोर्सेज होंगे कंप्यूटिंग एंड एल्गोरिथम के। तो यस। कंप्यूटिंग एंड एल्गोरिथम में आप बात करोगे तो डाटा स्ट्रक्चर होगा, एल्गोरिथम होगा, यस। कोई प्रोग्रामिंग होगा, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, और कुछ एआई पे आजकल होगा, हो सकता है कोई कोर्स, यही है मैम। और इस तरह के कोर्सेज होंगे। हम्म। और बाकी और इंडस्ट्रियल, कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होंगे मैथमेटिक्स के, जैसे न्यूमेरिकल मेथड्स के एप्लीकेशन होंगे, ऑप्टिमाइजेशन के, हम्म। क्रिप्टोग्राफी हो सकती है, और मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन पे कोर्स हो सकते हैं। तो इस तरह के कोर्स कराए जाते हैं एमटेक में। आप देखोगे ना, ये सारे कोर्सेज हम्म। आज की डेट में आपको एनपीटीईएल स्वयं पोर्टल पे अवेलेबल मिलेंगे, लेक्चर यस। इनके। हम्म। तो मैं यही बोलता हूँ, अगर कोई एमएससी मैथमेटिक्स कर रहा है बच्चा, और उसको टीचिंग लाइन में नहीं, अगर इंडस्ट्री में जाना है, तो आजकल हमारी एमएससी में इतना फ्लेक्सिबिलिटी है हम्म। कि बच्चा अपने हिसाब से अपना अपने कोर्सेज डिजाइन कर सकता है। बहुत यस। सारी इलेक्टिव में बहुत सारी फ्रीडम है स्टूडेंट को। कोर यस। कोर्स तो हम पढ़ाएंगे ही, कोर हम्म। कोर्स तो कंपलसरी है सबके लिए, हम्म। वो कोर ट्रेनिंग जरूरी है मैथमेटिक्स की। लेकिन आप जब एप्लीकेशन, मतलब और बाकी कोर्सेज जो होंगे, वो आपको इलेक्टिव में बहुत चॉइस मिल जाएगी। यस। तो स्टूडेंट अगर अपने आप को, उसका इंडस्ट्री टारगेट है, तो अपने आप को इस तरह से ट्रेंड कर सकता है इलेक्टिव में। और हाँ, ये फ्रीडम है कि स्टूडेंट चाहे तो स्वयं और एनपीटीईएल पोर्टल पे कोर्सेज ले सकता है। यस। तो स्टूडेंट अगर अपने आप को ट्रेंड करना है कंप्यूटिंग में, है ना, कंप्यूटिंग में ट्रेन करना है, तो वो उसमें से कोर्सेज आइडेंटिफाई कर ले, जो कंप्यूटिंग से रिलेटेड कोर्स देख ले पहले कि एमटेक में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है ना बच्चों को, मैथ्स वाले बच्चों को। तो उसमें जो जो है डेटा स्ट्रक्चर हैं, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, या जो भी कोर्सेज हैं, एल्गोरिथम है, तो उन कोर्सेज को वो अपने एमएससी करते करते पढ़ सकता है, क्योंकि उनके लिए तो जो प्रीरिक्विजिट होगी वो तो मैथमेटिक्स ही है। यस। भाई किसी को डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम पढ़ना है, तो उसकी क्या प्रीरिक्विजिट होगी, वो मैथमेटिक्स जानता है, इतना काफी है। लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी प्रोग्रामिंग है। लैंग्वेज तो है। लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी, लिटिल हाँ, स्टैटिस्टिक्स। लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी, ग्राफ थ्योरी पढ़ लेगा तो और अच्छा है, ग्राफ थ्योरी पढ़ाया जाता है हाँ, यस। मैथमेटिक्स में। तो ये तो बड़ा आराम से वो एमएससी करते करते कर लेगा अपने आप। तो मुझे, मेरा कहना यही है कि एमएससी करते करते अगर स्टूडेंट कोई चाहे, तो अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर सकता है कि जो उसकी एक जो नॉलेज होगी वो एमटेक के बराबर होगी। यस। हाँ। तो बस इतना ही तो अंतर है कि उसकी डिग्री में एमटेक नहीं लिखा होगा, एमएससी लिखा होगा, लेकिन उसकी नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग वही है जो एक एमटेक की होती है यस। आईआईटीज में। बस ये हो सकता है कि कंपनी उसके उसको रिक्रूट करने के लिए डायरेक्ट उसके कैंपस में ना आए, या हो सकता है आए या ना आए, वो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा यस। टाइम लगे, लेकिन जब कंपनीज को मालूम होगा कि ये स्टूडेंट तो वही सारे कोर्सेज पढ़ा है जो आईआईटी पढ़ाती है, यस। उनमें अच्छा परफॉर्म किया है, सारी चीजें जानता है, तो क्यों नहीं उसको जॉब देंगी। अगर वो आईआईटी से एमटेक वाले को जॉब दे रही हैं, तो एक ऐसे स्टूडेंट को भी जॉब देंगी जो वो सारी चीजें एमएससी में पढ़ चुका है, चाहे भले ही उसने कहीं से एमएससी किया हो। बिल्कुल। तो ये, अगर स्टूडेंट ये मानता है कि उसको एमएससी मैथमेटिक्स करना है, तो सिर्फ टीचिंग लाइन है, नेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद पीएचडी करनी है, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट शायद मैथमेटिक्स के स्कोप के बारे में बहुत कम जानता है, हम्म। उसको या फिर उसको बताया नहीं गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो आजकल ये बड़ा आसान है, स्टूडेंट जैसे चाहे अपने आप को ट्रेन कर सकता है। अगर उसको प्योर मैथ, उसको मैथमेटिक्स में जाना है, रिसर्च करनी है, तो वो
प्योर मैथमेटिक्स के कोर्स ले, फिर यस। ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़, एडवांस कोर्सेज ले ले, और मैथमेटिक्स के वो भी अवेलेबल होंगे स्वयं पोर्टल पे। डिपार्टमेंट वाले भी ऑफर करते हैं कोर्सेज, तो डिपार्टमेंट के इलेक्टिव भी वो ले सकता है, प्योर मैथ्स के और एडवांस, या स्वयं पे पढ़ सकता है। तो ये आजकल मैथमेटिक्स का स्कोप बहुत ज्यादा है एक्चुअली, बिल्कुल। इतना और किसी सब्जेक्ट में स्कोप नहीं हम्म। है कि आप प्लेन एमएससी करके बहुत सारी जगह जा सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, डीआरडीओ में जा सकते हैं आप। मैथ्स वालों की बहुत डिमांड है डीआरडीओ में। सर जो लोग स्पेशली नेट गेट का के बारे में सोच रहे हैं और नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो एमएससी के ड्यूरेशन में लोग बहुत कम क्वालिफाई कर पाते हैं। तो कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? लाइक टाइम यूटिलाइजेशन लोग अच्छे से नहीं करते हैं, वहाँ पे टाइम का यूज नहीं करते हैं। एमएससी करने के बाद सोचते हैं कि हाँ कोचिंग करना है, यहाँ जाना है, तो 2-3 साल डिले हो जाता है नेट की तैयारी में। तो क्या करें कि ताकि अच्छे से एमएससी के टाइम में ही हो जाए और अर्ली इनको अपॉर्चुनिटी मिले? एक्चुअली लेट होने का मतलब दो कारण हैं। एक तो कारण, पहला कारण ये है कि स्टूडेंट ये लेट डिसाइड करता है कि उसको नेट की या गेट का एग्जाम देना है, ये तैयारी करनी है। उसने या तो वो एमएससी में आता है तब सोचता है ये चीज, या फिर एमएससी पास करने के बाद डिसाइड करता है कि उसको नेट की तैयारी करनी है या गेट की तैयारी करनी है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर स्टूडेंट को अपनी डायरेक्शन डिसाइड करनी है तो जब वो बीएससी में एडमिशन लेता है ना, तो तभी उसको ये सोचना चाहिए कि उसको, अगर वो तब सोच लेता है कि उसको नेट और ये गेट ये एग्जाम देने हैं और अगर क्लियर करके उसे आगे हायर एजुकेशन में जाना है, तब उसका टाइम बच जाएगा एक्चुअली। तो एक बच्चा जो एमएससी में ये सोचता है कि उसको नेट की तैयारी करनी है, नेट का एग्जाम देना है, और एक बच्चा वो जो बीएससी में ही ये डिसाइड किया है कि उसको नेट और गेट का एग्जाम देना है, तो बीएससी वाला बच्चा आगे रहेगा ना, वो अपनी तैयारी, और खाली सोचना ही नहीं है ना, बीएससी से ही आप अपनी तैयारी उस तरह से रखें, क्योंकि बीएससी बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। जैसे ट्वेल्थ भी इंपॉर्टेंट होता है एक बीएससी के लिए, वैसे ही बीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा बीएससी में पढ़ लेता है मैथमेटिक्स अच्छे से, यस। तो बीएससी में मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि वो तो एमएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन, फर्स्ट ईयर में ही गेट और नेट निकाल सकता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, अगर मैं नेट की सिलेबस की बात करूं, यस। तो बीएससी और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इतना ही काफी है नेट निकालने के लिए। यस। या एक साल और पढ़ लो, चलो एक साल की एमएससी पढ़ लो, क्योंकि जो फाइनल ईयर में एमएससी में जो कोर्सेज होते हैं वो थोड़े एडवांस होते हैं। मैं हम्म। स्पेशली अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, और थोड़े से एडवांस हो गए, और उनका फायदा जो है नेट गेट में उतना नहीं मिलता है। तो अगर आप नेट गेट के लिए बात करेंगे तो एमएससी फर्स्ट ईयर तक वो नेट गेट का सिलेबस जो है सब कंप्लीट हो जाता है, उतना ही काफी है यस। नेट और गेट दोनों निकालने के लिए। अगर बीएससी, अगर स्टूडेंट को तैयार करना है तो वो बीएससी से ही स्टार्ट करें तैयारी, यस। अपनी बीएससी से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि रियल एनालिसिस बच्चा बीएससी में पढ़ना स्टार्ट करता है। हम्म। पहले रियल लाइन पे पढ़ता है ना, रियल एनालिसिस। हम्म। और आपने देखा होगा कि नेट और गेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रियल लाइन या आर स्क्वायर में ज्यादा आते हैं। यस। यस। रियल। एब्स्ट्रैक्ट टपोलॉजी या मैट्रिक स्पेस थोड़ा कम पूछा जाता है, आर स्क्वायर पे क्वेश्चन का यही कहना है कि लीनियर अलजेब्रा बीएससी में स्टूडेंट पढ़ता है काफी हद तक, पूरा नहीं पढ़ता है, कुछ एमएससी में भी पढ़ता है। रियल एनालिसिस रियल लाइन पे और मैट्रिक स्पेस में, ये दोनों चीजें बीएससी में पढ़ लेता है बच्चा। और ओडी भी पढ़ता है, कहीं पीडी भी हो सकता है उस सिलेबस में, वो कॉम्प्लेक्स भी पढ़ लेता है। तो ये जो मेन चीजें हैं जो नेट और गेट निकालने में मदद करने वाली हैं, वो तो सब बीएससी में स्टार्ट हो चुकी हैं। बीएससी में ही वही बीएससी लेवल का ही आना है एक्चुअली। बाद में एमएससी में फिर पढ़ेंगे ये दोबारा से स्टूडेंट, और डिटेल में पढ़ेगा। तो अगर उसने बीएससी में अगर नहीं पढ़ा है, ये चीजें ठीक से नहीं पढ़ी हैं, तो डेफिनेटली
उसको फिर एमएससी में तो टाइम लगना ही है। यस। एमएससी करते करते उसको फिर बीएससी का भी क्लियर करना है और एमएससी में भी के टॉपिक भी पढ़ने हैं। तो उसको तो टाइम लगना स्वाभाविक है। लेकिन अगर कोई बच्चा बीएससी से अच्छे से पढ़ रहा है और बीएससी में ये डिसाइड कर उसने किया है कि उसको आगे नेट गेट और हायर उसमें जाना है, या हम कह रहे हैं नहीं भी डिसाइड किया है कि हायर स्टडी में ही जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो अगर उसने बीएससी में मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है तो उसको एमएससी अपीयरिंग में ही वो नेट गेट क्वालिफाई कर लेगा। यस। तो फिर आगे कोचिंग है उसकी जरूरत नहीं है कोई। फिर वो जहाँ भी पढ़ रहा है जिस भी यूनिवर्सिटी में उतना काफ़ी है। वो जो लोग एमएससी का पढ़ा रहे हैं उनसे गाइडेंस उतना मिल जाएगा, तो उतना ही काफ़ी है। कोई कोचिंग या कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की हमको नहीं लगता ज़रूरत है। बस एक्स्ट्रा यही कर सकता है स्टूडेंट कि पिछले साल के क्वेश्चंस 8-10 साल के ले ले यस। और उनको प्रैक्टिस करेगा। इससे उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मतलब पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस। ये फायदा होगा। बाकी और मुझे नहीं लगता कि कोई कोचिंग या उसकी जरूरत है अलग से। खाली एमएससी कर रहा है स्टूडेंट इतना काफी है, वो कर लेगा। बीएससी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएससी में पढ़ा है उसने अच्छे से या नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस। तो दो चीज यहाँ पे कर सकते हैं, या तो एक तो पहले डिसाइड क्लैरिटी लाइए कि किस चीज की प्रिपरेशन करनी है। दूसरा है कि जो भी कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, आपको करना है या नहीं करना है, आपको ऑनेस्टली करना है, हम्म। करिकुलम को कंप्लीट है, ऑनेस्टली करना है, मे बी आगे हाँ यूज। हाँ बिल्कुल। तो सर कुछ सर सिलेबस के बारे में टिप्पणी करना चाहेंगे सर? से नेट गेट की सिलेबस में लाइक लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन काफी ज्यादा है, एनालिसिस का काफी पोर्शन है, लेकिन और जो टॉपिक्स है टोपोलॉजी से कम है, गैलॉ से कम है, अलजेब्रा से कम है। उसके रीजन के हम्म। वजह से भी लोग रिसर्च टॉपिक्स में काफी ज्यादा ये लोग ये लेते हैं, लीनियर अलजेब्रा सिलेक्ट करते हैं, हम्म। इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी सिलेक्ट करते हैं। अगर जैसे सिलेबस की बात करें, अगर क्वेश्चंस की बात करोगे तो क्वेश्चंस का लेवल तो अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म। नेट का भी और गेट का भी। तो क्वेश्चंस के लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चंस तो अच्छे पूछे जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जहाँ तक सिलेबस की बात करोगे तो सिलेबस मेरे हिसाब से थोड़ा एलिमेंट्री बेसिक ज़्यादा है एक्चुअली। क्योंकि हम्म। अगर स्टूडेंट सिर्फ बीएससी का ही पढ़ा है अच्छे से तो इतने से नेट क्वालिफाई कर लेगा। उसको हम्म। एमएससी का पढ़ना जरूरी नहीं है नेट के लिए। आप देखो अगर बीएससी ऑनर्स किया है कोई बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो वो बीएससी ऑनर्स में इतना पढ़ लेगा कि वो उतना सफिशियंट है नेट क्वालिफाई करने के लिए। यस। उसको पूरा एमएससी का पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। हम्म। एमएससी में तो जस्ट वो चीजें दोबारा से और अच्छे से करेगा और कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ेगा, लेकिन बीएससी ही काफी है। तो इसको मुझे लगता है कि सिलेबस और दूसरा जो सिलेबस है अभी वो लीनियर अलजेब्रा रियल एनालिसिस ये तो काफी पूछी जा रही हैं, ये तो ठीक है। ओडीपीडी लेकिन कुछ चीजें बहुत कम या ना के बराबर पूछी जाती हैं। अगर जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें तो बहुत कम पूछा जाता है। यस। स्पेशली अगर आप फील्ड थ्योरी की बात करो तो बहुत कम पूछी जाती है। नंबर थ्योरी बहुत कम पूछी जाती है, एक दो क्वेश्चन ही आते होंगे। कॉम्बिनेट्रिक्स शायद पूछा ही नहीं जाता है। हम्म। ग्राफ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हो सकती है। क्योंकि ग्राफ थ्योरी तो हमको लग रहा है बिल्कुल फंडामेंटल की तरह है। अभी आगे आप इतना रिसर्च एरिया में इतना यूज हो रहा है ना ग्राफ थ्योरी का। नंबर थ्योरी तो मैथमेटिक्स का ही फंडामेंटल है। यस। तो उसको तो सिलेबस में भी अच्छे से रखा जाए, और सिलेबस में भी ना रखा जाए, क्वेश्चंस उससे पूछे जाएं। और जो फील्ड थ्योरी है एक्चुअली, फील्ड थ्योरी की अगर बात करें, फील्ड और गैलेव थ्योरी की, तो वो तो पूरी एक मैथमेटिक्स की डायरेक्शन का रिसर्च डायरेक्शन की बात करें आगे एडवांस, अगर कोई भी अलजबरा या नंबर थ्योरी से रिलेटेड एरिया में कोई भी रिसर्च करने जाएगा तो उसका तो फंडामेंटल है एबीसीडी। यस। तो उसको आप छोड़ नहीं सकते। वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि ग्रुप रैंक से क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो यस। इधर इसका थोड़ा वेटेज बढ़ाने की जरूरत है मुझे लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेट्रिक्स, ग्राफ थ्योरी, ये वाला पोर्शन लगभग लगभग बहुत कम है नेट में। टोपोलॉजी तो कम है सर, फंक्शनल एनालिसिस हो गया, इस टोपोलॉजी, टॉपिक पे करना है। हाँ जैसे रियल लाइन पे पूछ रहे हैं
हम्म। टोपोलॉजी जो पूछी जा रही है वो रियल लाइन और प्लेन में पूछी यस जा रही है यस आर स्क्वायर में। यस। एब्स्ट्रैक्ट टोपोलॉजी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, अलजेब्राइक टोपोलॉजी की नहीं। पॉइंट हम्म। सेट टोपोलॉजी को एब्स्ट्रैक्ट टोपोलॉजी में ज्यादा नहीं पूछते हैं। मुझे लगता है दोनों पूछनी चाहिए, आर स्क्वायर में भी पूछो आप, और टोपोलॉजी भी पूछो, प्योर टोपोलॉजी के क्वेश्चंस भी होने चाहिए जो मैट्रिक स्पेस में नहीं काम करते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए ना, क्योंकि सारा तो मैट्रिक स्पेस ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं जो मैट्रिक स्पेस से हमारा काम चल रहा है एक्चुअली। यस। आर मैट्रिक स्पेस है, आर स्क्वायर भी मैट्रिक स्पेस है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी तो हों टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी के कि जो मैट्रिक स्पेस नहीं हो वो, और फिर वहां पे हम सोचना स्टार्ट करें, यस क्योंकि आर और आर स्क्वायर में सोचना आसान है। यस जैसे ही हम आर और आर स्क्वायर मैट्रिक स्पेस से जैसे ही हम बाहर आ जाते हैं, यस। तो वहां से टोपोलॉजी की बात करेंगे, फिर वो मैट्रिक स्पेस नहीं भी होगा, तो उस लेवल पे भी क्वेश्चन होने चाहिए जो शायद बहुत आते नहीं है, कम है बहुत। तो एक मुझे दो, लगता है इस तरह एक की दो चीजें भी आ जरूरी जाते हैं सर है। सेक्शन सी में, पार्ट बी में एक क्वेश्चन आ गए, गेट में तो वेटेज है सर, ये एब्स्ट्रैक्ट टोपोलॉजी। गेट में आते हैं शायद कुछ क्वेश्चन, यस। नेट में बहुत कम है एक्चुअली। गेट में इक्वालिटी नेट अभी, डिस्ट्रीब्यूशन, रियल टोपोलॉजी ऐसे। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि वो स्टेटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है ना, यस अब वो अभी तक जो स्टेटिस्टिक्स में अलग से नेट नहीं है, यस पॉपुलेशन स्टडी में होता है नेट, उसको स्टेटिस्टिक्स वाले देते हैं। यस लेकिन अलग से सिर्फ स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो अलग से नहीं है, उनको ये मैथमेटिक्स वाला ही क्वालिफाई करना है। यस तो हालांकि वो स्टैट पढ़ना जरूरी नहीं है, मैथ्स वाले को, मैथ्स वाला मैथ ही पढ़ेगा, उसको जरूरी नहीं है स्टैट पढ़ना, वो एडिशनल होगा एक्चुअली। अब होता क्या है एक्चुअली, स्टूडेंट अपने आप को इस तरह से ट्रेंड कर लेता है, उसका टारगेट होता है कि समहाउ नेट निकालना, यस। चाहे कैसे भी निकले। हम्म। तो ये अगर अप्रोच है आपकी, नेट निकालना चाहे कैसी भी निकले, हम कॉन्सेप्ट याद करें, क्वेश्चंस की टेक्निक रट लें, कैसे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस, स्टैटिस्टिक्स पढ़ डालें थोड़ा सा, उधर से क्वेश्चन बना लेंगे, तो ठीक है, ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन एक मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बनाना ठीक से, उसके लिए फिर शायद ये उतना ठीक नहीं होगा। मतलब मेरा सोचना यही है कि अ, ठीक है, मतलब आप पहले मैथमेटिक्स के बारे में सोचो कि हमको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है। यस अगर आप स्टेटिस्टिक्स में की डायरेक्शन में आपका इंटरेस्ट है तो ठीक है, आप इंटरेस्ट स्टेटिस्टिक्स के पेपर्स पढ़ो और अपने आप को ट्रेंड भी करो, क्योंकि आपका टारगेट हो सकता है कि हम स्टेटिस्टिक्स के पेपर पढ़ के और आगे इंडस्ट्री में जाएं, कंप्यूटर साइंस के पेपर्स पढ़ के इंडस्ट्री में जाएं, वो आप पढ़ सकते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन सिर्फ अगर टारगेट ये रखें कि हमको सिर्फ एग्जाम ही क्वालिफाई कर लेना है और एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनानी है, उस तरह से तैयारी करना ठीक नहीं है। आप पहले मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, इस तरह से अप्रोच रखनी चाहिए मेरे ख्याल से, एग्जाम तो फिर निकलेगा ही ना। यस सर, ये कहीं ना कहीं ये पैटर्न काफी दिनों से चला आ रहा है, आपके टाइम से अभी हाँ तक पैटर्न है। हाँ कहीं ना कहीं इसके वजह से स्टैटिस्टिक्स वाले लोगों को दिक्कत होता है, उनको मैथ्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो हाँ हाँ, कम स्टैटिस्टिक्स करते वालों को हैं। दिक्कत होता है, और मैथ्स वाले जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हैं यस उनको आसान भी हो जाता है क्वालिफाई करना। सर अब अब होता क्या है कि उन्होंने यस उन्होंने जैसे रियल एनालिसिस नहीं पढ़ी, लीनियर अलजेब्रा ठीक से नहीं पढ़ा, टोपोलॉजी नहीं पढ़ी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं पढ़ा ठीक से, लेकिन उधर कुछ स्टैटिस्टिक्स तैयार कर रखा है और थोड़ा अप्लाइड ओडीपीडी और ये चीजें तैयार कर रखी हैं, तो ठीक है, इससे नेट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अलजेब्रा एनालिसिस टोपोलॉजी नहीं पढ़ी है तो आप मैथमेटिक्स में तो कमजोरी रहेगा ना फिर। यस तो मेरा यही कहना है कि अगर मैथमेटिक्स पहले स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, तो उसके लिए जो कोर पेपर्स हैं, अलजेब्रा एनालिसिस टोपोलॉजी, नंबर थ्योरी, इनको बहुत अच्छे से तैयार करें स्टूडेंट, मतलब मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर ले अपना। ठीक है, वो जब एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनाने हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन
मैथमेटिक्स को कम नहीं करना है, अपने कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स को डिटेल ही पढ़ना है मेरे हिसाब से। मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट्स जैसे नोट्स ले लेते हैं, हम्म। कहीं से नोट्स मिल गए, क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल गया, तो अगर इस तरह से, ये इसमें बुराई नहीं है कोई, आप वो हेल्पफुल हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, लेकिन सिर्फ इस पे ही डिपेंड हो जाना गलत है ना। आपने एक नोट्स पढ़ना और एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना बहुत अलग अलग चीजें हैं ना। यस। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट को बुक पढ़ने की आदत जरूर ही डालनी चाहिए। अच्छी बुक स्टैंडर्ड बुक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड बुक फॉरेन ऑथर की होगी, वो इंडियन ऑथर की भी बहुत अच्छी बुक। यस। तो अच्छी किताब पढ़ने की आदत जरूर होनी चाहिए। आज बहुत कम, एक्चुअली आजकल और ज्यादा कम हो रहा है, स्टूडेंट किताब नहीं पढ़ना चाहता है, यस। क्योंकि वो खोजता है कि ऑनलाइन लेक्चर मिल जाए उससे पढ़ लें। तो इस पे मेरा यही कहना है कि ऑनलाइन लेक्चर तो 2-3 महीने में तैयार किया होगा, 2-3 महीने का लेक्चर होगा ना वो, हम्म। तो 3 महीने का लेक्चर होगा। लेकिन जो किसी ने बुक लिखी है, एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, तो उसने 8-10 साल लगाए होंगे वो किताब लिखने में, यस। तब शायद वो एक अच्छी किताब लिख पाया होगा। तो वो सारी चीजें जो एक बुक में हो सकती हैं, वो 3 महीने के लेक्चर में कभी भी हो पॉसिबल ही नहीं हो। वो लेक्चर को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप लेक्चर सुने, वो हेल्पफुल जरूर होगा, लेकिन अगर सिर्फ आप लेक्चर पे ही डिपेंड होके रह जाएंगे तो ये गलत है। तो आप बुक पढ़ना जरूर कोई जारी रखे एक्चुअली अपना, अगर आगे मैथमेटिक्स में पढ़ना है, क्योंकि आगे ऐसा होगा कि ये आपको कुछ टॉपिक पढ़ना होगा और उस टॉपिक पे कोई लेक्चर ही अवेलेबल नहीं होगा। अगर थोड़ा सा एडवांस में चले जाएंगे हम्म। हम्म। मैथमेटिक्स में, हम्म। आप कोई टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे आप अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कोई एडवांस टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, यस। या कोई अलजेब्रा में कोई एडवांस टॉपिक पढ़ना चाह रहा है, तो हो सकता है कि आपको ऑनलाइन कोई लेक्चर ही ना मिले, ऐसा हो सकता है। तो अल्टीमेटली फिर आपको बुक लेनी पड़ेगी यस। और वो बुक को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है मैथमेटिक्स पढ़ने का, कि बुक को पढ़ना स्टार्ट करो, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करो। ये सारी चीजें हेल्पफुल हैं, लेक्चर अवेलेबल हैं तो वो हेल्पफुल होगा, हेल्प करेगा। कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो भी हेल्पफुल है, वो स्टूडेंट को मदद करेगा, लेकिन स्टूडेंट किताब पढ़ना ना छोड़े, बुक पढ़ना जारी रखें। यस सर। सो सर मेरे समझ से ये लग रहा है कि जो थ्रोली पढ़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ेगा और बुक पढ़ेगा, ऑटोमेटिकली एग्जाम में भी उसके लिए हेल्पफुल होगा। वो जो स्कोरिंग टॉपिक्स में उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये करेगा तो वो भी हो जाएगा लाइक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अच्छी किताब से पढ़ रहे हैं और यस। आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली कोई भी एग्जाम देंगे उसकी तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। यस। बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा यही करना होगा कि पिछले साल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस। और क्योंकि जो एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होगा, हम्म। और मैथमेटिक्स में आदत ये होती है, क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, कभी कभी बिना सॉल्व किए ही हम लोग आंसर हम्म। पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर उसमें 4 ऑप्शन है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हम क्वेश्चन को सॉल्व ही करें तभी आंसर बता पाए। हो सकता है 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हों जो पॉसिबल ही ना हो, यस। हम्म। इसलिए एक या हो सकता है हम उसको एग्जाम्पल में देख लें उसकी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कि ये 3 ऑप्शन तो होंगे नहीं। तो बिल्कुल। ये अप्रोच सीखना जरूरी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सीखे स्टूडेंट। लेकिन जो थॉरोली मैथमेटिक्स को पढ़ना है, बुक को पढ़ना है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, थॉरोली मतलब पूरा बेस से पढ़ना है टॉपिक को, सब कुछ, यस। और उसमें कमी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर नेक्स्ट हम लोग पीएचडी पे आते हैं। जब पीएचडी बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का हम्म क्वेश्चन होता है कैसे प्रिपरेशन करें। तो कहीं ना कहीं ये हमने डिस्कस किया कि अच्छे से अगर पढ़ेगा तो इंटरव्यू में भी हेल्पफुल होगा। सिर्फ अगर कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन सोच के करोगे तो फिर इंटरव्यू के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे अपने आप बिल्कुल को बिल्कुल। प्रिपेयर करके जाना चाहिए पीएचडी इंटरव्यू के लिए? क्या एक्सपेक्टेशंस होता है पैनल्स वाले लोगों का? हाँ हाँ, देखो पहली चीज तो
मैं एक्चुअली ये बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स की तैयारी जो है एक दिन या एक महीना में नहीं होती है एक्चुअली। हम्म। मैथमेटिक्स जो सीखने का तरीका है वो पूरा एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस जो है सालों से चल रहा होता है। यस। तो कोई ये बोले कि वो एक महीने में इंटरव्यू की तैयारी कर लेगा या एक दिन में कर लेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो कुछ चीजें रिवाइज करेगा थोड़ा सा और ब्रश अप करके जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो एक महीने में पूरा मैथमेटिक्स तैयार कर लेगा, ये तो संभव नहीं है। बस ये है कि जो चीजें उसने पढ़ी हैं उन्हीं को रिकॉल करेगा। यस। तो मैथमेटिक्स सीखने का तरीका जो प्रोसेस है वो पूरा एक प्रोसेस है, वो लंबा प्रोसेस है, वो सालों, आप भी जानते हैं, एक तरीका है। हम बीएससी से सीख, क्योंकि मैथमेटिक्स में सारी चीजें क्या है, कनेक्टेड हैं। हम पहले वाली चीज सीखेंगे, उसके बाद उसके आगे वाली चीज सीखेंगे, यस। और जब वो आगे वाली चीज सीख लेंगे तब उसके और आगे वाली चीज सीखेंगे। तो मैथमेटिक्स का तो पूरा एक प्रोसेस है। अब ये मैथमेटिक्स कोई हिस्ट्री नहीं है कि कहीं से भी आके कोई भी पढ़ लेगा समझ में आ जाएगा। और सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि आप कहीं से पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। आप पहले बीएससी का सीखेंगे, ट्वेल्थ का सीखेंगे, उसके बाद उससे आगे की चीजें। तो एक वो पूरा प्रोसेस है, और वो तैयारी, सालों की तैयारी होती है मैथमेटिक्स सीखने की। यस। तो इंटरव्यू में बस यही है कि हम वही चीजें रिवाइज करके जा सकते हैं। सर आपकी। हाँ ये, यस। हाँ हाँ, नहीं ये हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू में पहला ही क्वेश्चन ऐसा आया जो उस समय हम उसके बारे में बहुत सालों से टच में नहीं है, ऐसा हो सकता है ना। हम्म। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चीज उस समय नहीं जान रहे हैं, आपको नहीं याद है उसके बारे में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो जान रहे हैं वो बताएं कि मैं अभी ये चीजें जान रहा हूँ, तो ये इस पे अभी मैं थोड़ा टच में नहीं हूँ कुछ सालों से, ठीक है ना। यस। तो ऐसा हो यस सकता है। सर, जब आप पीएचडी में थे आईआईटी गुवाहाटी में, तो उस समय की कुछ जर्नी सर, पीएचडी जर्नी से कुछ रिलेटेड, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, कुछ शेयर करना चाहेंगे आपकी? यस। यस, आईआईटीज में एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर है वो पढ़ाई लिखाई का तो काफ़ी अच्छा है ही। हम्म। और जो बाकी और एक्टिविटीज़ होती हैं, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे यस। कल्चरल एक्टिविटी हो, ये भी बहुत ज़्यादा होती हैं आईआईटीज में। हम्म। तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी स्पोर्ट वगैरह खेलते थे। बैडमिंटन वगैरह हम लोगों ने काफ़ी खेला है आईआईटीज में। यस। इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे पूरा बैडमिंटन के, कई सारे कोर्ट बने हुए थे, 3 4 कोर्ट हैं इंडोर स्टेडियम में। यस। तो हम लोग जो है अक्सर अपना ग्रुप जो हम लोगों का था, 5 6 लोग थे, हम लोग शाम को चले जाते थे खेलने बैडमिंटन। 6 बजे से लेके रात को 8 बजे तक खेलते थे बैडमिंटन, अक्सर ये होता था। वीकेंड में तो अक्सर यही होता था कि हम शाम को खेलते ही थे। और ये मैं आज भी सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि कोई ना कोई गेम जरूर खेलो। यस। गेम नहीं खेल रहे हो तो कम से कम कोई फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, जिम करो, योगा करो, कुछ तो करो, यस। जरूरी है एक्चुअली। अगर ये सब आप करेंगे तो कभी भी आप दबाव में, प्रेशर में, स्ट्रेस में नहीं आने वाले हैं। यस। क्योंकि ये तो आगे होगा ही कभी ना कभी। सिचुएशंस आपके फेवरेबल नहीं होंगी, और आप जो हैं स्ट्रेस में आएंगे, दबाव में आएंगे। तो ये स्ट्रेस और दबाव से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप गेम खेलें, दोस्तों के साथ जाएं, घूमें, एक्सरसाइज करें, जिम करें। कोई भी अगर कोई गाना गाता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, तो वो बहुत अच्छा है एक्चुअली। जरूरी है ये सब करना चाहिए। इससे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि टाइम वेस्ट होता है, ये टाइम वेस्ट नहीं होता है एक्चुअली। यस। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। शायद आप रियलाइज कर रहे होंगे, जान रहे होंगे ये सारी चीजें। यस सर, कहीं ना कहीं सर लगता है कि आज के डेट में ये सब चीज़ों की कमी हो रही है लोगों में, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंडेड हो रहे हैं लोग,
बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो रहे हैं, या फिर उसके वजह से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, प्रायोरिटीज नहीं दे पा रहे हैं। इवन एमएससी के बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन के वजह से, और कुछ वजह भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं इसका ये सही बोल रहे हो आप। ये कुछ ना थोड़ा हुआ है। सोशल मीडिया और फोन और ये सब पिछले कुछ सालों में इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है एक्चुअली। यस। उस कारण से जैसे हम लोग पहले जब शाम को बैठते थे हॉस्टल में, अगर पीएचडी की बात करें, यस। तो पीएचडी के दौरान जो है हमारे पास एक छोटा सा फोन होता था यस। जिसमें कोई इंटरनेट या ऐसा कुछ नहीं होता था। खाली बात करने के लिए फोन यूज करते थे, कहीं पे फोन करना हो। यस। बाकी इंटरनेट यूज करना हो तो हम या तो लैब में जाते थे, कंप्यूटर खोलते थे, तब इंटरनेट यूज करते थे, अपना ईमेल चेक करते थे। तो अगर हम शाम को बैठे हैं खाली हैं तो ऑब्वियसली हम उस समय क्या कोशिश करते थे, जाएंगे दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे। नीचे जब मैस में चाय पीने जाते थे शाम को, यस। तो वहां पे बहुत सारे दोस्त लोग मिलते थे। और हम लोग जो अक्सर है आपस में बातचीत करते थे, गप मारते थे। कभी कभी ऐसे घूमते घूमते ग्रुप में एक राउंड आईआईटी का पूरा ले लेते थे घूमते घूमते। हम्म। तो ये इंटरेक्शन की कमी, ये डिस्कशन की कमी आज कहीं ना कहीं कम हुई है, जो कि गलत है एक्चुअली। यस। अब ये थोड़ा सा ये सोशल मीडिया फोन इसके कारण हुआ है कि स्टूडेंट जो है रूम में बैठा हुआ है और अपना सोशल मीडिया फोन पे बिजी है। उसको ऐसा, वो बोर नहीं हो रहा है, उसको लग ही नहीं रहा है कि दोस्तों की जरूरत है अभी। यस। लेकिन वो जरूरी है एक्चुअली, दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों से बातें करना, ये ये बहुत जरूरी है। और ये मतलब इस तरह से ही अपने अपना एक दोस्तों के साथ रहना, उनके साथ आप रहेंगे, हंसी मजाक करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। वहां पे तो कोई फिल्टर नहीं होगा कि ये बात नहीं करनी है, वो यस। बात यस। नहीं करनी यस। है। तो वो जरूरी है, वो चीजें जरूरी हैं एक्चुअली। ये सर कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया में आ रहा है, कैमरा पे लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो फिल्टर करके बोल रहे हैं, चीजें आ रही है। तो हाँ आज हाँ के डेट में डिस्कशंस की काफी कमी हो गई है, लोग आपस में पेयर नहीं बना रहे हैं, क्लास में बच्चे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग हाँ जो हाँ हाँ गेट टुगेदरनेस होता था, एक दूसरे से डिस्कस करते थे, जिससे बहुत सारी चीजों हाँ पर हाँ क्लैरिटी आती थी। अभी भी हाँ जरूरत हाँ है वो चीजें। तो वो फिर वो कमी है, वो बच्चे अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे हैं, जिसके वजह से वो जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें कमी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल पर्सनालिटी और वो सारी चीजें डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कमी होगी अगर स्टूडेंट ये अपना सोशल चीजें नहीं करेगा। वो यस। जरूरी सोशल है। सोशल इंटरेक्शन सोशल अगर कम होते एक्टिविटी, हैं उनके। हाँ हाँ। और ये जो चीजें यूनिवर्सिटीज या जहाँ भी इंस्टीट्यूट है, अगर जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, जो भी हम्म। है स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, तो ये ज्यादा से ज्यादा हो तो अच्छा है। क्योंकि जब ये इस टाइप की एक्टिविटी होती है तो अल्टीमेटली जो है स्टूडेंट अपने रूम से बाहर आएगा यस। यस। और वो दोस्तों के से इंटरेक्ट करेगा। उस समय वो अपना मोबाइल और सोशल मीडिया भूल जाता है एक्चुअली। यस। वो दोस्तों से बातचीत करेगा, खेलेगा। कल्चरल एक्टिविटी में अगर कोई गाना गा रहा है, कोई ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहा है, यस। तो ये जरूरी है एक्चुअली। कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट में टैलेंट होता है बहुत सारा, वो खुद भी नहीं जान रहा होता है। उसको ये मालूम हम्म। नहीं होता है कि वो ड्रामा भी कर सकता है या गाना भी गा सकता है। यस। तो जब तो ये भी अगर कहीं हम्म। मौका मिले, तो ये जरूर है। क्योंकि जब मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने कभी कभी यस। कोई ड्रामा नहीं किया, कभी एक्टिंग नहीं की, लेकिन आईआईटी में पहली बार जो है मैंने ड्रामा में पार्टिसिपेट किया था, एक छोटा सा रोल। जैसे सर आपने फिटनेस की बात की, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस कितना जरूरी है, उसके हम्म। लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी काफी प्रायोरिटाइज हो जाता है यहाँ पे। तो सर आपकी बात किया जाए तो हम जब पढ़ते थे, और अभी भी बच्चे से मैंने बात किया है, तो आपको हम लोग इन चीजों में काफी अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं। और तो इसके लिए आप एक सही पर्सनालिटी होंगे जो इनके बारे में बात करें। तो हेल्थ टिप रिलेटेड कुछ बातें करना चाहेंगे सर हमारी, आप क्या फॉलो करते हैं, क्या सही रहेगा? हेल्थ पे बात करना तो मुझे लगता है पूरा एक
अलग टॉपिक हो जाएगा। ओके। लेकिन ठीक है, मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ। यस। अ, मतलब स्टूडेंट्स को मैं यही बोलता हूँ कि थोड़ा सा, मैं जैसे अभी बता रहा था कि कोई ना कोई गेम खेलें, अगर गेम नहीं खेलते हैं तो एक्सरसाइज करें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, जिम करें या योगा करें, ये जरूरी है। यस। अ, इसको ऐसा ना माने कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ये टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, थोड़ा डाइट पे ध्यान रखना जरूरी है, खासतौर से एक एज के बाद, यस। एमएससी के बाद। एमएससी के बाद अगर आप एमएससी कर लिए आपने, यस। इनफैक्ट इवन एमएससी में भी या उसके बाद आगे, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी आपको डाइट पे उतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अब वो मैं सारी बातें डिटेल में तो शायद इस लेक्चर में नहीं कर सकता। यस। यस। लेकिन एक एज के बाद डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन हाँ, अभी एमएससी में शायद उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, हम्म। आपका जो मन करे आप खा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका एमएससी के बाद पीएचडी में जाएंगे तो एक डाइट पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मतलब मेनली मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ तो एक एज के बाद जो है शुगर और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक जो है थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, अगर आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। यस। ओके। हाँ, हम्म। बंद नहीं करना है, बंद तो वो तो लेना ही पड़ेगा ना, कार्बोहाइड्रेट तो लेना ही पड़ेगा। यस। लेकिन को होता क्या है एक्चुअली, हम्म। हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो जरूरत से ज़्यादा है। ओके। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक्चुअली साइकोलॉजिकल है एक्चुअली। साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि हमारी बॉडी जो है जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की डिमांड करती है। हम्म। और इसका कारण साइकोलॉजी वाले ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। इसका कारण यही है कि जिस तरह से हम लोग डेवलप हुए हैं ना, यस सर, हम हमारी आज जहाँ अपब्रिंगिंग तक ऐसी। पहुंचे हैं, यस। मतलब ये तो पूरे हजारों साल का सफर है ना। यस। यस। से 100 साल पहले, 200 साल पहले हम्म। जो फिजिकल लेबर होता था बहुत ज्यादा हम्म। होता था। उससे पहले जाएंगे तो जब तो बहुत और भी ज्यादा होता था फिजिकल लेबर। तो यस। इस तरह से जब वो चीजें एक्चुअली जीन में धीरे धीरे आई कि बॉडी को ऐसा लगता है कि उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना है, क्योंकि यस। हमारा डेवलपमेंट, हमारे पूर्वज और उस उनके भी पूर्वज इस तरह से डेवलप हुए कि वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे। यस। यस। तो वो चीजें धीरे धीरे हमारे जीन में ट्रांसफर हुई कि हमको कार्बोहाइड्रेट जो है ज्यादा लेना है। और ये यस। साइकोलॉजी का टॉपिक है ये एक्चुअली। इसको, ओके। इसका फील्ड का अलग से नाम भी है यस। जिसमें इस टाइप की चीजों की स्टडी होती है। तो उस पे कहीं ना कहीं एक एज के बाद थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। यस सर, हम बैलेंस डाइट ले और सकते हैं, बाकी, लाइक प्रोटीन भी हो, हाँ विटामिन भी हाँ हो, विटामिन डी भी हो उसमें। हाँ 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 हाँ, मतलब फ्रूट्स लें, सलाद लें, यस। कच्चा कच्चा आइटम, हम्म। अंकुरित अनाज, ये थोड़ी चीजें बढ़ाएं एक्चुअली। साग सब्जी बढ़ा लें यस। अपने में थोड़ा सा, तो ये कर कहीं सकते ना हैं। कहीं। बाकी बहुत यस। ज्यादा डिटेल। हम्म। हाँ कहीं ना हाँ कहीं हाँ, सर, बोलो। ये साइकोलॉजी तो है ही। कुछ इंडिया और अदर कंट्री भी तो ऐसे ही डेवलपमेंट हुई, लेकिन कुछ कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज में डाइट के मामले में लोग अवेयर हैं, जापानीज जैसे अवेयर हैं। तो कुछ ना कुछ कुछ कॉन्स्टेंट्स भी है इंडिया का, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, कुछ बैकग्राउंड प्रॉब्लम हो सकता है, अवेयरनेस की कमी हो सकती है। हाँ हाँ, बिल्कुल अवेयरनेस की कमी भी है। यस। और कहीं ना कहीं पहले तो ऐसा भी होता था कि फूड उस टाइप का अवेलेबल भी नहीं था। यस। अभी हम्म। तो आज शायद अवेलेबल हो। यस। तो वो भी एक पहली दिक्कत होती थी कि मेनली जो अवेलेबल है उसमें कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा है जो हम खा ये पहले लोग खाते थे। यस। कहीं ना कहीं ऐसी डाइट
शायद महंगी हो जाती थी कि जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, तो वो भी हम्म। एक कारण होता था। अब तो मजबूरी भी बन गई है सर, मतलब इतने सारे पेस्टिसाइड्स की वजह से आ रहे हैं, तो अगर ऐसे डाइट नहीं ले रहे हैं तो आप डिजीज खुद आप डिमांड कर रहे हैं। वो तो अब ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि पेस्टिसाइड्स जो हैं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जा ही रहे हैं एक्चुअली। यस यस। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाना है और बिना पेस्टिसाइड्स के इतनी बड़े लेवल पे उपज कर लेना फसल की, वो भी एक हम्म। समस्या है। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं कारण भी है वही हेल्थ जो खराब होने का। हम्म। तो इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यस सर, ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी टीचिंग के बारे में बात करते हैं सर। और ऐसे मैं जानना चाहूँ कि अच्छी टीचिंग का वे क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा है आपसे, तो आप एक आपका एक तरीका है कि लोगों को सोचना सिखाते हैं कैसे सोचना है। और जब बीएससी एमएससी में बच्चे हम्म। होते हैं तो वो अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले जैसा स्टडी हो जाए, सारा चीज लिखा दें पढ़ा दें, इतने सारा सिलेबस है, तो वो हम्म। पॉसिबल भी नहीं है। तो एक अच्छा वे क्या हो सकता है टीचिंग का। हम्म। देखिए, टीचिंग जो है ये टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि सारा सिलेबस के नोट्स बनवा देना, सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवा देना और यस। स्टूडेंट उनको नोट्स बना लेगा, उनको पढ़ लेगा। तो टीचिंग सिर्फ ये नहीं है एक्चुअली। टीचिंग का मतलब है कि आपको गाइड करना, कैसे पढ़ना है, कहाँ यस। से पढ़ना है। पढ़ना स्टूडेंट को ही है एक्चुअली, यस। और प्रॉब्लम भी स्टूडेंट को ही सॉल्व करनी है। अगर सारी प्रॉब्लम टीचर ही सॉल्व कर रहा है तो फिर ये भी गलत है। यस। तो टीचर को मतलब मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट जो है खुद ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व प्रॉब्लम करें। मैं जस्ट उनको हिंट दूँ या गाइड करूँ थोड़ा कि इसमें थोड़ा इस तरह से करो। या आपने देखा होगा कि मैं तो नोट्स बनवाता नहीं हूँ कभी भी। यस। पढ़ाता हूँ तो मेरा अप्रोच तो कभी ये नहीं रहा कि मैं नोट्स बनवाऊँ या नोट्स लिखाऊँ। मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। कभी कभी होता हो आपने देखा होगा कि मैं हवा में फिगर बनाता हूँ। यस। यस। तो कभी कभी हवा में फिगर बनाना, और स्टूडेंट मजबूर होगा कि वो इमेजिन करेगा ना चीजें। यस। वो सोचेगा कि ये यहाँ से इस तरह से होगा, कैसे होगा। तो मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब है कि मैथमेटिक्स अगर आप सीरियसली कर रहे हैं तो आप अपने ब्रेन का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं। यस। सब तरह से सोचना समझना सारी चीज है मैथमेटिक्स में। यस। आप इमेजिनेशन भी करेंगे, आप लॉजिकल वे में सोचेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ज्योमेट्रिकली भी सोचेंगे। सारे तरीके हैं ना सोचने के मैथमेटिक्स में। यस। तो ऐसे ही डेवलपमेंट होना चाहिए। तो टीचिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नोट्स बनवा देना, प्रॉब्लम सॉल्व करवा देना, कॉपी में स्टूडेंट नोट कर लेगा। और अगर स्टूडेंट ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है एक्चुअली। यस। तो उनको सिर्फ नोट्स बनाना है प्रॉब्लम सॉल्व करके, टीचर से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेनी है, गलत है। खुद बैठ के सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। हाँ, जहाँ पे वो फंसेंगे तो तब थोड़ा इनपुट होना चाहिए टीचर का कि इसको थोड़ा इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है। तो फिर यस। करना है स्टूडेंट को, मेरे ख्याल से इस तरह से अप्रोच कोशिश करता हूँ एक्चुअली। लेकिन थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है कि स्टूडेंट करना नहीं चाहते हैं प्रॉब्लम्स। यस। मैं बुक की एक्सरसाइज सामने रखता हूँ कि ये प्रॉब्लम करनी है, ये वो एक्सरसाइज करनी है सॉल्व। लेकिन आज भी कम स्टूडेंट हैं जो प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं। यस। ऐसा नहीं है करते नहीं है, करते हैं, लेकिन हम्म। सारे नहीं, सारे स्टूडेंट करना नहीं चाहते हैं खुद। तो ये कहीं ना कहीं एक्चुअली जो बचपन से जिस टाइप की ट्रेनिंग चल रही है ना बच्चों की, यस। वो उसका शायद कहीं ना कहीं असर है कि बचपन से खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं सिखाया गया। प्रॉब्लम कोई और सॉल्व करता है, वो नोट करते हैं। यस। तो ये थोड़ा सा बचपन की ट्रेनिंग शायद इस तरह से है। लेकिन कहीं ना कहीं बचपन में होगा भी तो आप बाद में बदल सकते हैं ना उसको बीएससी में। यस।
तो मैथमेटिक्स सीखने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि मैथमेटिक्स सीखना है तो आप खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, खुद पढ़ना स्टार्ट करेगा कोई तो मैथमेटिक्स सीखेगा अच्छे से। टीचर तो जस्ट एक गाइड करने के लिए है। हाँ, एक बड़ी थ्योरम होगी तो टीचर का काम है कि उस वो थ्योरम क्यों है, यस। उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या मोटिवेशन है उसके पीछे, यस। इसको एक्सप्लेन करना पहले क्लास में। क्योंकि जब ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो स्टूडेंट को ये समझ में आएगा कि ये थ्योरम क्यों इम्पोर्टेंट है, और वो मोटिवेट होगा उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये मोटिवेशन टीचर को दे मोटिवेशन को देना एक्चुअली ये टीचर का काम है। यस। इसको प्रूव भी करेगा, ठीक है, प्रूव भी करना, प्रूव तो स्टूडेंट भी फिर पढ़ेगा तो समझ ही लेगा, लेकिन ये मोटिवेशन देना टीचर का काम है। और यही मोटिवेशन वहां भी होगा अगर आप अच्छी किताब पढ़ेंगे, यस। कोई भी ये अच्छी टीचर। बुक पढ़ेंगे तो ये मोटिवेशन आपको मिलता है actually। यस। ये यही सो है मतलब। सो वी आर इन द लास्ट हाँ स्टेज ऑफ दिस टॉक सर। कुछ और कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर इस वीडियो के माध्यम से? हाँ, मेरा एक्चुअली मैसेज तो यही है कि अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैं बार बार मैं यही बोलता हूं कि मैथमेटिक्स सीखना है तो खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। खुद पढ़ोगे और खुद प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, टीचर को सोचोगे एज ए गाइड कि जहां हम कहीं फंसेंगे तो टीचर हैं वहां पे हम्म। मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए। तो पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना है, यस। ना किसी वीडियो लेक्चर पे ना किसी टीचर पे। आप बुक पढ़ने की आदत जरूर रखें स्टूडेंट्स। तो मैं पढ़ने के बारे में ये बोलूँगा। हाँ, दूसरा चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि अ, जो अगर, क्योंकि एमएससी करने के बाद फिर आगे कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, आगे जो भी जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे तो कंपटीशन ही होगा, क्योंकि अ, सब जगह काफ़ी भीड़ है। और क्योंकि जब और होगा क्या कि शुरुआत में क्या होता है कि मैक्सिमम चांस जो है फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। यस। अगर आप देखोगे तो हम लाइफ में मैक्सिमम टाइम फेल ही हुए होंगे। सफलताएं तो गिनी चुनी होती है ना, यस। वो दो चार सफलताएं होंगी। यस। तो स्टूडेंट को थोड़ा सा ये मानना पड़ेगा उसको, वो तैयार नहीं होता है एक्चुअली। यस। वो ये सोचता है, वो फेल्योर असफलताओं के लिए तैयार नहीं होता है। यस। वो सफलता के बारे में सोचता है, वो ठीक है, हम्म। लेकिन जहाँ जब फेल होता है तो वो उसको हजम या डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। लेकिन तो ये अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, ये मान के चलना है कि आपको फेल ही ज्यादा होना है लाइफ में, सर यहाँ पे सफलताएं मैं बहुत गिनी चुनी मैं होंगी। यहाँ पे सर एक पॉइंट रखना चाहूंगा सर। इसका एक वजह ये हो सकता है कि हम लोग हाँ, एफर्ट, कोशिश और फेल्योर को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। सोसाइटी या जहाँ भी बिल्कुल इन्वायरमेंट बिल्कुल। है, सक्सेस को ही अप्रिशिएट किया हाँ जाता हाँ। है। स्टार्टिंग में कोई क्लैपिंग नहीं कर रहा है, जब कुछ हो जा रहा है तो सब क्लैपिंग कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर सब जगह दिखाया जा रहा है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपकी मेहनत और आपका जो संघर्ष है वो तो कोई देख नहीं रहा है। लोग तो रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट में पास तो ठीक है, तो यस। बहुत अच्छा, सब तालियां बजा रहे हैं। लेकिन रिजल्ट में फेल यस। तो फिर तालियां नहीं बजाना ठीक है, तालियां ना बजाओ, लेकिन कुछ नेगेटिव तो मत करो, नेगेटिव तो मत बोलो भाई। आप ये भी तो देखो ना कि वो बच्चे ने मेहनत किया, ठीक है, नहीं अभी इस बार हुआ, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, अगली बार नहीं तो उसके अगली बार होगा। यस। और अगर नहीं भी होता है, अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश अगर नहीं होता है तो ठीक है, ये एग्जाम नहीं होगा तो हम कुछ और करेंगे ना। यस। लाइफ तो किसी एक चीज पे नहीं टिकी है ना। यस। सबका अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग सब में टैलेंट है, अलग अलग क्षमताएं हैं। तो हो सकता है कि हम इस काम के लिए ना बने हों, हमको कुछ दूसरा दूसरा करें तो ज्यादा अच्छा करें शायद। तो मेरे ख्याल से मेरा मानना यही है कि स्टूडेंट अगर फेल हो रहा है तो उस समय अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। मतलब फेल होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप किसी से कम हैं या किसी से कमजोर हैं। फेल होने का मतलब यही है कि अभी आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है।
एक्सेप्ट करना जरूरी दूसरा है। जो हुआ है उसकी तैयारी, यस। हाँ शायद आपसे ज्यादा है, और आपको अभी और थोड़ा तैयारी करने की जरूरत है। यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, तैयारी करने की जरूरत है। क्योंकि फ्रस्ट्रेट अगर आप होंगे, परेशान होंगे, स्ट्रेस में होंगे, तो ये तो आपको तैयारी को और ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। यस। क्योंकि जैसे ही हम फ्रस्ट्रेट, परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो जो सबसे पहला काम होता है, हमारी क्रिएटिविटी बहुत कम हो जाती है। एग्जैक्टली यस। हम कुछ नया सोच नहीं पाएंगे उस समय। इसको कुछ नया नुकसान नहीं भी। सोचेंगे सोचेंगे तो हमारी सीखने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, यस। स्ट्रेस के कारण, उसके कारण। यस। तो मेरे ख्याल से ये फ्रस्ट्रेशन के कारण तो वो नहीं होना है। एक्चुअली अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है, हम इस बार नहीं हुए तो हम फिर से तैयारी करेंगे, सुधारेंगे कहाँ कहाँ कमियां हैं, उनके यस। उनके बारे में सोचेंगे कहाँ कहाँ कमी रह गई, और वही जोश के साथ दोबारा फिर अ, तैयारी करेंगे, जो भी एग्जाम है देंगे। तो एक तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा, एक्चुअली एक चीज और मैं बोलना चाहूँगा। यस। लाइफ में ये जरूर होगा कि होंगे आप, या फिर कोई भी चैलेंज हो सकता है, बहुत 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 टाइप के चैलेंज हो सकता है आपकी लाइफ में आए। क्योंकि हर एक आदमी अलग अलग होता है, हर अलग अलग फैमिली कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। यस। तो सबकी लाइफ के चैलेंजेस जो है अलग अलग होते हैं। यस। तो मेरा कहना यही है कि आप कंपैरिजन अपना किसी से ना करें। आप हो सकता है कहीं दूसरी डायरेक्शन से निकल के आए हो, आपके चैलेंजेस अलग टाइप के रहे हो, किसी दूसरे के हो सकता है अलग टाइप के रहे हो। यस। तो मेरा कहना यह है कि यहाँ पे जो, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में ना, कोई चैलेंज आता है ना, तो दो तरीके होते हैं। एक तो ठीक है सर, हम सरेंडर कर सकते हैं उसके सामने, हार मान लें, ठीक है। दूसरा तरीका है कि हम उससे अ, वो करें, उसके सामने अपने घुटने ना टेकें, संघर्ष अपना जारी रखें, यस। ठीक है। तो जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिक्स सीखते हैं, वैसे यस। ही लाइफ में है एक्चुअली। लाइफ की प्रॉब्लम आएंगी, हम उनके वजह से उनको आगे सरेंडर करने के बजाय अगर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यस। तो वही एक तरीका है, मतलब अपने आप को डेवलप करने का। तो जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अ, अगर मैं जैसे अ, मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी मैं और एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे हैं। यस। तो जैसे मैं तो मैथमेटिक्स में कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा कभी, एमएससी यस। तक, है ना। तो मैंने जो मैथमेटिक्स सीखी वो तो मैंने जब टीचिंग, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब मैंने मैथमेटिक्स सीखी, वो भी बीएससी। मैं थर्ड ईयर में जब था तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर को पढ़ाया था ना, यस। पहली बार बीएससी फर्स्ट ईयर को पढ़ाया। यस। और पढ़ाने का कारण तो ये था कि मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस थे उस समय, और मुझे पैसों की जरूरत थी। यस। और अब मैं ये सोच रहा था कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तो मुझे लगा कि शायद मैं पढ़ा के पैसे इकट्ठा कुछ कर सकता हूँ। यस। ये तो जो मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे मुझे आसानी से मिले, क्योंकि मेरा भाई बीएससी फर्स्ट ईयर में था उन दिनों। उसके साथ के बच्चे पढ़ने आ गए, मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। और ये एक्चुअली उन दिनों बिल्कुल भी आसान नहीं था। आसान मतलब इस सेंस में कि एक बीएससी थर्ड ईयर में एक बच्चा है और उसको पास बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ने आ जाएंगे, यस। ये तो बड़ा अ, आजकल आते होंगे, लेकिन उन दिनों तो ऐसा नहीं था कि कोई एक स्टूडेंट से पढ़ने चले आएंगे और स्टूडेंट पढ़ा देगा उनको। यस। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने खुद बीएससी में ठीक से नहीं पढ़ा है, और जो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है। तो ये एक्चुअली एक स्टेप था जो मेरे ख्याल से, जो मैंने उस समय लिया था, और उस समय के हिसाब से तो काफी बोल्ड स्टेप इसलिए बोल सकते हैं कि
कि बीएससी वाला स्टूडेंट ही डिसाइड किया कि बीएससी वालों को पढ़ाएगा। यस सर। तो और और वही स्टेप के कारण जो है मैंने मैथमेटिक्स सीखना स्टार्ट किया है एक्चुअली। अगर अगर मैंने वैसा नहीं सोचा होता यस। तो शायद मैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो कंडीशंस थी उनको हैंडल नहीं कर पाता। यस। और उनको हैंडल नहीं कर पाता तो एक ही तरीका था कि मैं गांव वापस चला जाता। मेरे साथ दो छोटे भाई थे, और गांव वापस चला जाता तो मुझे डर ये था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा ठीक से। गांव वापस जाने का मतलब कि पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाना। मैं हल्द्वानी शहर में था तो वहां मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे रह के पढ़ाई कर सकता हूँ। यस सर। तो वो एक्चुअली बीएससी को पढ़ाना तो कैसे पढ़ाऊंगा ये तो एक डर था ही एक्चुअली। लेकिन शायद उससे बड़ा डर ये था कि गांव वापस चले जाना। यस। दोनों ही डर थे एक्चुअली। हम्म। गांव वापस चला जाना तो एक डर था ही, दूसरा यस। डर ये था कि बीएससी को कैसे पढ़ाएंगे। यस। कौन बच्चे मिलेंगे जिनको आप पढ़ाएंगे, कैसे अर्निंग करेंगे एक्चुअली। तो फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है कुछ भी होगा पढ़ाएंगे, बीएससी वालों को ही पढ़ाएंगे, क्योंकि बीएससी के बच्चे आसानी से मिल गए थे। मेरे भाई के दोस्त लोग आ गए थे पढ़ने, तो मैंने यस। डिसाइड किया पढ़ाना। मैं मैथमेटिक्स सीखता था और उनको पढ़ाता। ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अ, आप बोल रहे हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम है इसलिए आप नहीं कर पाए। मेरा कहना यह है कि वो प्रॉब्लम से जब आप भिड़ेंगे तभी आप सीखेंगे कुछ। यस। तो मैं तो मैथमेटिक्स की डायरेक्शन में इसलिए आया, मैथमेटिक्स इसलिए सीख पाया कि मैंने डिसाइड किया कि मैं जो प्रॉब्लम है उससे भिड़ूंगा। मैं कोई ना कोई तरीका निकालूंगा कि मैं थोड़ा पैसे कमाऊं। तो यही है। तो प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम की तरह मेरे ख्याल से ना लें। प्रॉब्लम में हमेशा एक अच्छी चीज छुपी होती है जो आपको शायद दिखाई नहीं देती है उस समय। यस। प्रॉब्लम्स अगर कुछ हैं आपके सामने, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स में हमेशा एक मतलब ये चीज छुपी होती है कि उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करके आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाने वाली हैं वो चीजें। तो यस। वो प्रॉब्लम से आप भिड़ें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। वो आपके जीवन की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो मैथमेटिक्स की ही प्रॉब्लम हो। यस। तो उनको एज ए प्रॉब्लम की तरह ना लें, वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी होती है शायद। वो यस। अगर वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है नहीं मिले आपको, वो प्रॉब्लम नहीं मिले तो शायद आप सीख नहीं पाएंगे। यस सर, उसी की वजह से कभी हम लोग कभी करते हैं मेहनत। हाँ, कभी कभी वो प्रॉब्लम्स ही होती हैं जिनकी वजह से हम सीखते हैं एक्चुअली, यस। आगे कुछ बनते हैं। प्रॉब्लम नहीं होती तो कुछ नहीं सीखते और शायद कुछ खास आगे नहीं बनते। यस। तो प्रॉब्लम की एक अच्छी पॉजिटिव चीज ये हो गई, या तो आप सरेंडर कर दीजिए, या तो वो आपके लिए मोटिवेशन हो गया। कहीं ना कहीं हम हार्ड वर्किंग बने हैं, उसका रीजन ये है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम थी। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो हम हम्म हार्ड वर्किंग नहीं बनते। उनके स्मूथ है तो वो उतना उनके अंदर वो आया ही नहीं रहा है माइंड में कि कुछ हम्म हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करते करते हम्म एक अच्छी जर्नी बन हम्म जाती है। हम्म, तो सर, बिल्कुल बिल्कुल। काफी बातें किया आपने, अनुभव काफी हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो भी लोग सुनेंगे। लास्ट में सर, आपकी जर्नी से रिलेटेड लाइफ लेसन तो काफी चीजें शेयर किया ही। कुछ गलतियां, कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन, कुछ गलतियां आपके जीवन की आप शेयर करना चाहेंगे एट लास्ट। नहीं एक्चुअली सबसे बड़ी एक्चुअली जो गलती तो मैंने यही की है एक्चुअली, जो मैं आज देख पा रहा हूँ यस। कि जैसे मैं फेल बहुत हुआ हूँ। ये एग्जाम दिया इसमें फेल, वो एग्जाम दिया उसमें फेल। तो वही मैं बोलता हूँ कि ये जो फेल होना एक बात है एक्चुअली, यस। लेकिन जो फेल होने के बाद आप स्ट्रेस में आते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, ये गलत है एक्चुअली। यस। मैं मैं एक्चुअली क्या हुआ, मैं फ्रस्ट्रेट भी हुआ, परेशान भी हुआ, और उसका असर जो है मेरी मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा पड़ा। जितना मैथमेटिक्स मुझे सीखना चाहिए था उतना एक्चुअली मैं सीख नहीं पाया। तो इसका कारण वही थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा परेशान होना, फ्रस्ट्रेट होना, ये रीजन रहा। आज सोचता हूँ तो लगता है कि खाली ही परेशान हो रहा था। उन्होंने तो
सबसे अच्छा था कि मैथमेटिक्स जोश के हम्म। साथ पढ़ते जाना। आज लग रहा है ये, जो उस समय नहीं लगा था ये चीज। हाँ लेकिन अ, थोड़ा सा ये अच्छा रहा कि मैंने छोड़ा नहीं, मैं फिर भी लगा रहा। मतलब फ्रस्ट्रेट, परेशान, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी लगे रहे कहीं ना कहीं। तो ये थोड़ा सा है, छोड़ा नहीं। लेकिन हाँ, जो गलती यही हुई थी कि मैं परेशान, फ्रस्ट्रेट, स्ट्रेस में आया, और उस कारण से कहीं ना कहीं मेरा मैथमेटिक्स जो मुझे सीखना चाहिए था एक्चुअली आईआईटी में जाने से पहले, हम्म। उतना मैथमेटिक्स में सीख नहीं पाया था। भले ही मैं आईआईटी में पहुंच गया, लेकिन जितना सीखना चाहिए था उतना मैथमेटिक्स मैं नहीं सीख पाया था एक्चुअली। मैंने बाद में बहुत मैथमेटिक्स सीखी आईआईटी में जाने के बाद। इवन आईआईटी से बाहर निकलने के बाद जब आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया, तब बहुत सारी मैथमेटिक्स मैंने सीखी बाद में भी। तो यही मैं बाकी स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ एक्चुअली, यस। कि फेल ही ज्यादा बार होना है। तो जब आपको मालूम है फेल ही ज्यादा बार होना है, तो फेल होने के बाद परेशान, फ्रस्ट्रेट क्यों होना है, क्यों स्ट्रेस में आना है? भी आपने तैयारी की, आपने बहुत कुछ सीखा, ये इतना काफी है। आप फिर अपनी तैयारी जारी रखो, और अच्छी तैयारी करो। हो सकता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतना अच्छा मैथमेटिक्स आप सीख लेंगे कि आपको लगेगा नहीं कोई ये सब एग्जाम जो है कि बहुत बड़े एग्जाम है, तो सब आसानी से निकाल लेंगे। तो यस। यही मेरा मैसेज है इसको, यही बोलना यस चाहूँगा। सर। तो सर, काफी अच्छा लगा। अभी तक हमने काफी बातें की, काफी कुछ सुनने को मिला, जो कि जो भी बच्चे देखेंगे या स्टूडेंट्स देखेंगे उनके लिए प्रेरणादायी होगी। लाइक कि आपके जीवन से रिलेटेड जो भी गलतियां, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने बात किया कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं बीएससी ड्यूरिंग में, सोचते हैं सब पढ़ा दिया जाए क्लास में, या फिर करियर को चूज करने में डिले करते हैं। जब हम फेल होते हैं उसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट बातें की हैं हमने। तो आपकी जर्नी से लोग जरूर सीखेंगे। सो लास्ट में सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने आपने एक बार में मेरा एक इनविटेशन एक्सेप्ट किया टॉक में आने के लिए, रेडियो है। और हमेशा इनकरेज भी करते रहते हैं, कोई भी बच्चे हों, स्टूडेंट्स हो, मैं भी देखता हूँ, मैं पोस्ट करता हूँ, या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी से हो बच्चे को उत्साह वर्धन करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना टाइम दिया, कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू बहुत अनीस, बहुत